अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस्केड्यूज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इम्तहान की तैयारी में लगे हुए होंगे, मेहनत कर रहे होंगे ताकि आप बेहतर नंबर, अच्छे नंबर आप पा सकें। प्यारे बच्चों, इम्तहान बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। इसी बात को देखते हुए आज मैंने एक नहीं बल्कि 2 चैप्टर आपके एक ही वीडियो में अपलोड किए हैं। इस वीडियो में मैं आखिर के दोनों चैप्टर एक साथ लेकर आया हूं ताकि आप दोनों चैप्टर एक साथ ही सुन लें, समझ लें और अपनी तैयारी क्या कर दें, शुरू कर दें। और उर्दू से रिलेटेड अगर कोई सवाल अगर आपके जहन में रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में कर सकते हैं। मेरी तरफ़ से गुलिस्तान अदब और ख़याबान उर्दू किताब मेरी तरफ़ से पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और भी कोई सवाल रह जाएं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बड़े सवाल याद करने के लिए मैं पहले बता चुका हूं, बड़े सवाल याद नहीं किए जाते हैं। सबक का खुलासा पढ़ो, खुलासा पढ़ो और खुलासा पढ़ो। जब कहानी आपके दिमाग में याद होगी तभी आप उसको बेहतर तरीके से उसके जवाब दे पाएंगे, नहीं तो आप बड़े सवालों के चक्कर में रह जाओगे और आप ढंग से सवालों के जवाब नहीं लिख पाओगे। बेहतर है कि आप सबक का खुलासा पढ़ें और आप उनके जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे। चलिए बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं। आइए पहले हम पहला सबक लेते हैं। वैकुम मोहम्मद बशीर का ये सबक है और सबक का नाम है जन्मदिन। ये भी एक मलयालम कहानी है और इसको तर्जुमा किया गया है उर्दू में, यानी ट्रांसलेट किया गया है। कहानी उर्दू में लिखी नहीं गई है बल्कि मलयालम में लिखी गई है और इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, जन्मदिन कहानी कौन सी ज़बान की में पहले लिखी गई थी। पहले हम पढ़ेंगे मारूजी सवालात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे मुख्तसर तरीन सवालात। वैकुम मोहम्मद बशीर की विलादत कहाँ हुई? 1910 केरला में, 1898 लखनऊ में, 1905 दिल्ली में, 1880 बनारस में। सही जवाब है 1910 केरला में। सवाल नंबर 2, वैकुम मोहम्मद बशीर का इंतकाल कब हुआ? 1991, 1994, 1987 या 1952। सही जवाब है 1991। मुख्तसर तरीन सवालात। वैकुम मोहम्मद बशीर को 1982 में हुकूमत हिंद ने किस खिताब से नवाजा था, यानी कौन सा सम्मान आपको दिया था? जवाब देखिए, वैकुम मोहम्मद बशीर को 1982 में हुकूमत हिंद ने पद्मश्री के खिताब से नवाजा, पद्मश्री सम्मान से आपको नवाजा गया है। अब देखिए मुख्तसर सवालात। इस अफसाने का उन्वान जन्मदिन क्यों रखा गया है? वजाहत कीजिए। इस अफसाने का नाम, इस कहानी का नाम जन्मदिन क्यों रखा गया? टाइटल जन्मदिन क्यों रखा गया, बयान कीजिए, समझाइए। इस अफसाने का उन्वान जन्मदिन इसलिए रखा गया है क्योंकि इस कहानी का पूरा वाक़या ख़ुद मुसन्निफ़ के जन्मदिन का है। इस एक दिन में मुसन्निफ़ की ज़हनी नफ्सियाती कशमकश हमारे सामने आती है। उस जन्मदिन पर मुसन्निफ़ कहता है कि आज कोई गलत काम नहीं करूँगा। उसकी उम्र 47 साल हो चुकी थी और उसका जन्मदिन ही उसके लिए इंतहाई तकलीफ़दा है, न तकलीफ़ देने वाला है। सुबह 7 बजे से लेकर 3:30 बजे तक उसे चाय तक नहीं मिलती। दोस्त मुँह फेर कर निकल जाते हैं। पहले की रकम बाकी होने की वजह से कोई उधार भी नहीं देता। आखिर में बैंक क्लर्क का नौकर उसे अपने 2 आने उस शर्त पर देता है कि जब वो अगले महीने गांव जाए तो उसे ये 2 रुपये वापस दे दे। मुसन्निफ़ इसी 2 आने में से एक आने का डोसा चाय और बीड़ी मंगाकर अपने दोस्त को गंगाधर के साथ खाता पीता है और एक आना गंगाधर को किराए के लिए देता है कि वो जलसे में जाए। गंगाधर उससे पूछता है कि आज अपने जन्मदिन पर तुम लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हो? वो कहता है कि बस मेरा यही पैगाम सुना दें, हर जगह इनकलाब के शेर भड़का दो, हर जगह इनकलाब के शोले भड़का दो, मौजूदा समाजी निज़ाम को जलाकर राख कर दो, एक नई दुनिया पैदा करो।
इस जन्मदिन पर जब वो कहता है कि अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, रात को 9:30 बजे भूख से परेशान होकर पड़ोसी का खाना चुरा कर खाता है। इस जन्मदिन पर हालात से मजबूर होकर वो कहता है कि मौजूदा समाजी निज़ाम को बदल दूँ। चुनांचे उस एतबार से अफसाने का उन्वान जन्मदिन रखा गया है, और जो बिल्कुल सही और उचित है। सवाल नंबर 2, अफसाना निगार के जन्मदिन के वाक़यात ने आपको बेहद मुतासिर किया और क्यों? इसमें ऐसी क्या बात थी जो आपको प्रभावशाली लगी, जो आपके जहन से टकराती है? वो बात आप बताइए, वाक़या क्या था? जवाब देखिए। इस अफसाने में सबसे मुतासिर कुन वाक़या वो है जब 3:30 बजे मुसन्निफ़ भूख से बेताब है, उसकी ज़बान लड़खड़ा रही है और वो सोचता है कि काश मैं अपने किसी समंदर के ठंडे पानी में डूब सकता। उसी हालत में बैंक क्लर्क कृष्णा पिल्लई, ये वहाँ के नाम है ना, केरला साइड के, कृष्णा पिल्लई का मुलाजिम लड़का माचिस मांगने आया और मुसन्निफ़ ने उससे पानी का एक गिलास मंगवाया। लड़का मुसन्निफ़ की हालत देखकर पूछता है कि मालिक, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं? क्या आपने खाना नहीं खाया? मुसन्निफ़ कोई जवाब नहीं देता और अपनी आंखें बंद करके खामोश लेटा रहता है। मुसन्निफ़ की इस हालत को लड़का कुछ कुछ समझ लेता है और कहता है कि मालिक, मेरे पास 2 आने हैं, वो ले लें और अगले महीने मेरे घर जाने से पहले ये पैसा वापस दे दें। मुसन्निफ़ 2 आने ले लेता है। तभी उसका इनकलाबी दोस्त गंगाधर आ जाता है। उसने मुसन्निफ़ को बताया कि आज उसने कुछ नहीं खाया, उसके पास 1 आना भी नहीं है जो कश्ती में बैठकर जलसे की सदारत करने उस पार जाऊं। मुसन्निफ़ 2 आने में से 1 आना गंगाधर को देता है और 1 आने में डोसा चाय मंगवाता है और वो दोनों डोसा खाते हैं और चाय पीते हैं। यानी मुसन्निफ़, जो ख़ुद भी एक इनकलाबी है, उसने अपनी भूख और ज़रूरत के साथ दूसरे की भूख और ज़रूरत को समझा। उससे पहले वो रहमदिल बच्चा जिसने भूखे मुसन्निफ़ का चेहरा देखकर महसूस कर लिया, उस शख्स ने खाना नहीं खाया और वो भी हमें मुतासिर करता है। यानी सिर्फ़ अपना दुख ही दुख नहीं होता, किसी का दुख, किसी की तकलीफ़ को समझना भी सही मायने में इंसानियत कहलाती है। इस तरह आपका ये सबक क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चूँकि टाइम कम है, इसलिए लगे हाथ हम दूसरा सबक भी हाथों हाथ ले लेते हैं। आज का हमारा आखिरी सबक और इस रिवीजन का आखिरी वीडियो, ठीक है। इसके बाद वीडियो देखेंगे, क्योंकि इम्तहान तो नज़दीक हैं, तो अब मैं सोचता हूँ शायद वीडियोज़ नहीं आए तो ही बेहतर है। अब आप खुद पढ़ाई करें। कोई क्यूरीज़ हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे ताल्लुक़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ताल्लुक़ कर सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मैं चाहता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे जुड़े रहें, फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़े रहें और इस परिवार का हिस्सा बनें। ईमेल आईडी, उसके लिंक्स वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से हमारे परिवार से जुड़ सकते हैं। आखिरी सबक इंशाया मज़ाहिया कहानी कहते हैं, मज़ेदार कहानी कहते हैं, जो हंसी मजाक के तौर पे किसी बात को कहना, ये इंशाया कहलाता है, ठीक है। सबक नंबर 6, पतरस बुखारी मरहूम की याद में। मरहूम क्या है? एक साइकिल है। ये पूरी कहानी है। अगर आपने पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, खुलासा पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इसके सवाल जवाब बता रहा हूँ। सवाल नंबर 1, उर्दू में इंशाइया का लफ्ज़ आया है कहाँ से? हिंदी, अंग्रेज़ी, जर्मन या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है जर्मन। इंशाइया लफ्ज़ कहाँ से आया है? जर्मन से आया है। सवाल नंबर 2, उर्दू में इंशाइया की इब्तिदा किस रिसाले से हुई? अवध पंच, मखज़न, तहज़ीबुल इख़लाक़ या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है सी, तहज़ीबुल इख़लाक़। सवाल नंबर 3, पतरस बुखारी कब पैदा हुए? 2 बार लिखना है ना। कब पैदा हुए? 1898, 1887, 1910 या 1921? सही जवाब है 1898 में पतरस बुखारी की पैदाइश हुई थी। पतरस बुखारी कहाँ पैदा हुए? पेशावर में, दिल्ली में, लाहौर में या आगरा में?
सही जवाब है पेशावर में, जो कि अब पाकिस्तान में है। सवाल नंबर 5, पतरस बुखारी का इंतकाल कब हुआ? 1989, दिल्ली, 1958 न्यूयॉर्क, 1991 बनारस या 1910 लखनऊ। सही जवाब है 1958 न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 6, मरहूम की याद में इंशाइया का मुसन्निफ कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, ख्वाजा हसन निज़ामी या मेहदी उफ़ादी। सही जवाब है बी, पतरस बुखारी। अब आप बताइए ख्वाजा हसन निज़ामी ने कौन सा इंशाइया लिखा है? ये भी आपके निसाब में शामिल है, मुझे कमेंट में बताइए इसका जवाब क्या होगा। अब आते हैं मुख्तसर तरीन सवालात पर। शॉर्ट सवाल, पतरस बुखारी का असली नाम क्या है? जवाब, पतरस बुखारी का असली नाम अहमद शाह बुखारी है। क्या नाम इनका? अहमद शाह बुखारी। सवाल नंबर 2, इंशाइया मरहूम की याद में पतरस बुखारी ने किसका ज़िक्र किया है? जवाब, उन्होंने अपने एक दोस्त की पुरानी साइकिल का जिक्र किया है, उसी को क्या कहा है? मरहूम कहा है। सवाल नंबर 3, पतरस बुखारी का मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ कौन सा है? मजमुआ कहते हैं संग्रह को, कौन सा है? जवाब, मज़ामीन पतरस है, जिसमें कुल 11 मज़ामीन हैं, 11 मजमून उसमें शामिल किए गए हैं। किसमें? मज़ामीन पतरस में। अब आते हैं हम मुख्तसर सवालात पर। सवाल नंबर 1, इस सबक में मरहूम किसे कहा गया है? जवाब, इस सबक में साइकिल को मरहूम कहा गया है, जो मुसन्निफ़ के दोस्त मिर्ज़ा साहब ने 40 रुपए में मुसन्निफ़ को दी थी। साइकिल इस कदर पुरानी थी कि उसकी किसी तरह मरम्मत नहीं हो सकती थी। साइकिल की गद्दी, पैडल, पहिए बिल्कुल काम करने के लायक नहीं थे। हैयत के एतबार से साइकिल पुराने ज़माने की कोई शय मालूम होती थी। उस नाकारा साइकिल को मुसन्निफ़ ने दरिया में फेंक दिया। इस तरह साइकिल का वजूद बाकी नहीं रहा। चुनांचे उस साइकिल के लिए मुसन्निफ़ ने मरहूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी उनके लिए वो साइकिल हमेशा के लिए मर गई थी। ठीक है, ये मरहूम लफ्ज़ किसके लिए लिखा जाता है? जैसे हिंदी में बोलते हैं ना स्वर्गीय, है ना, उसी तरह उर्दू में मरहूम कहा जाता है। जो इंतकाल फरमा जाते हैं उनके आगे स्वर्गीय श्री हिंदी में लगाते हैं, इसी तरह उर्दू में बोलते हैं मरहूम। अगला सवाल देखिए, सबक नंबर 2, मोटर को देखकर मुसन्निफ़ को क्या ख्याल आया और क्या सोचने लगा? जवाब, मुसन्निफ़ कहते हैं कि जब मैं कभी किसी मोटर कार को देखता हूँ तो मुझे ज़माने की नासाजगारी का ख़याल ज़रूर सताने लगता है, और मैं कोई ऐसी तरकीब सोचने लगता हूँ जिससे दुनिया की तमाम दौलत सब इंसानों में बराबर तकसीम की जा सके। तमाम दौलत, दुनिया की दौलत गरीब अमीर सब में बराबर बराबर बांट दी जाए और पूरी दुनिया का निज़ाम क्या हो जाए? बराबर हो जाए। कोई गरीब नहीं रहे, कोई अमीर नहीं रहे, हर इंसान बराबर हो जाए, ऐसी मुसन्निफ़ की चाहत थी। आखिरी सवाल देखिए, सवाल नंबर 3, मुसन्निफ़ ने साइकिल को दरिया में क्यों फेंक दिया? जवाब, मुसन्निफ़ ने साइकिल को दरिया में इसलिए फेंक दिया क्योंकि वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं थी, उसकी मरम्मत भी नहीं हो सकती थी, कोई उसे ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि मिस्त्री उसे सिर्फ़ 3 रुपए में उसे ख़रीदना चाहता था। मुसन्निफ़ ने उनकी बातों से परेशान होकर उसे दरिया में फेंकने का फ़ैसला किया कि ना उस पर सवार होकर सैर करने का ख्याल आएगा और ना मैं परेशान होऊंगा। वैसे भी मुसन्निफ़ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था उस साइकिल के साथ। तो इस तरह आपका ये वीडियो सीरीज़ भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन कंप्लीट होने से पहले जो बच्चे RBSC बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे राजस्थान बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ख़ास उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। कुछ नोट्स मैंने नोट किए हैं। तफसीली सवालात में मंदरजा झील मौज़ूआत पर दरख्वास्त तहरीर करने को आ सकती है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में एप्लीकेशंस लेटर वगैरह भी आएंगे। तो उसमें 3 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त आपको आनी चाहिए, बहन की शादी के लिए 4 रोज़ की दरख्वास्त आनी चाहिए, और कुतुब खाने से किताबें इशू करवाने के लिए दरख्वास्त आनी चाहिए। ये दरख्वास्त आपसे लिखवाई जा सकती है। ये 3 अगर आप कहीं गाइड में देख लें तो आपके लिए बेहतर है, या फिर मुझे वक्त मिलेगा 1-2 दिन में तो मैं कोशिश करूँगा इसके वीडियो अपलोड करने की, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। दूसरा नोट है, तफसीली सवालात में मंदरजा झील मौज़ूआत पर मज़मून तहरीर करवाने को आ सकता है। कोरोना एक आलमी वबा, बेरोज़गारी एक अहम मसला, तालीम निस्वा और कंप्यूटर,
इन चारों पर ही मैं बना चुका हूँ। आप चारों ही मज़मून देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको ये मज़मून मिल जाएंगे। कोरोना वायरस का भी मिल जाएगा, बेरोज़गारी का भी मिल जाएगा और तालीम निस्वां का भी मिल जाएगा, महिला शिक्षा का भी मिल जाएगा। आप इनके वीडियोस भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और तफसीली सवालात में उर्दू ज़बान की इब्तदा और इर्तक़ा, उर्दू ज़बान के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात, दबिस्तान दहली, दबिस्तान लखनऊ, ये चारों के वीडियो तो मैंने नहीं बनाए हैं, लेकिन उर्दू ज़बान की इब्तदा और इर्तक़ा का वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और सबसे आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक नोट है, तफसीली सवालात में मंदरजा झेल मौज़ूआत पर एक नोट लिखवाया जा सकता है। उस नोट के बारे में भी आपको ख्याल रखना है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस हैं, इनके नंबर भी बड़े मिलते हैं, तो इनको भी आपके जहन में होना ज़रूरी है। गज़ल, नज़्म, मरसिया, मसनवी, दास्तान, नावल, अफसाना और खाका, इन सभी के बारे में भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। इनमें से किसी पर एक पर भी नोट आपसे लिखवाया जा सकता है। गज़ल का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, नज़्म का वीडियो आपको मिल जाएगा। गज़ल के बारे में यही बताना है कि गज़ल का लगवी माना क्या होता है, मतलब, मख्ता, रदीफ़, काफ़िया सब किसे कहते हैं, गज़ल की शुरुआत कैसे हुई है, थोड़ी बहुत बातें आपसे पूछी जाएंगी। तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। नज़्म के बारे में भी, ये नज़्म किसे कहते हैं, किसी ख़यालात को, किसी एहसास को तसलसल के साथ बयान करना नज़्म कहलाता है। नज़्म का लगवी माना होता है लड़ी में मोतियों को पिरोना, ठीक है, ये बातें हमसे पूछी जाती है। नज़्म तीन तरह की होती है, आज़ाद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, पाबंद नज़्म, ये सब बातें आपसे डिटेल में पूछी जा सकती हैं। मरसिया के औजज़ाए तरकीबी कितने होते हैं, मसनवी के औजज़ाए तरकीबी कितने होते हैं, उसकी वीडियो भी शायद आपको अभी तो नहीं बनाए मैंने, साफ बात। दास्तान आपको बता चुके हैं, नावल आपको बता चुके हैं, अफसाना आपको बता चुके हैं और खाका आपको बता चुके हैं। अब आप बोलोगे सर ये वीडियो कहाँ है, तो आप अपनी किताब खोलेंगे, किताब में जब आपको इंडेक्स मिलेगी, जिस चैप्टर, जहाँ से आपके अफसाने के चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो पहला अफसाने का चैप्टर है, तो उस अफसाने के पहले चैप्टर के साथ ही मैंने उसका अफसाने के बारे में बयान किया है। खाका आपके कलीमुद्दीन अहमद का खाका जो आपका सबक है, उसी में मैंने खाके के बारे में बताया है, वही बातें लिखनी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सीरीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो सीरीज़ पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मैं दुआ करूँगा कि आप सभी इससे फ़ायदा हासिल करें, आप सभी बहुत अच्छे नंबरों से पास हों। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द, फिर किसी न किसी वीडियो में, फिर किसी न किसी मोड़ पर। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में हमेशा याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।